हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि मार्शल ली थिएटर में आए हुए थे और कुछ परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं कि यहीं पर ही ये परफॉर्मेंस हाई तंग कर रही थी और उसने एक प्लान भी बनाया हुआ था। मास्टर ली पर वो फानूस गिराकर उन्हें मारना चाहती थी, लेकिन एन टाइम पर मार्शल ली को ली बोजे ने बचा लिया था। वो खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, देखो मेरे दोनों बेटे मेरे आजू बाजू बैठे हुए थे, इसीलिए तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और तुम वही हो ना जो थोड़े दिन पहले भी मुझे मारना चाहती थी, लेकिन तुम सुंदर इतनी हो कि तुम्हें छोड़ने को मन कर देता है। लेकिन इनफैक्ट ये सारा कुछ वो अपने बेटे की वजह से कर रहे थे। बाद में वो ली बोजे को कहते हैं, मुझे पता है कि वो मेरी दुश्मन है और तुम्हारे मन में शायद उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, इसीलिए अगर मैंने उसे मारा भी तो तुम्हारे सामने तो ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जबकि उसी समय हाई तंग के बारे में पता चलते ही चिंग जी के मन में आता है कि अगर हाई तंग यहाँ पर है तो जरूर सोजो भी इर्द गिर्द ही होगी। वो ऊपर जाता है और पागलों की तरह सोजो को आवाजें दे रहा था। सोजो बाहर आ ही जाती है। वो दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं तो 7 साल पुरानी यादें आ जाती हैं। फिर संभल कर एक दूसरे से बातें करने ही वाले थे कि इतने में वहां पर वो बच्चा लियान आ जाता है जो सोजो को मामा बोल रहा था। ये सुनते ही चिंग जी हैरान रह जाता है। उससे पूछता है कि किसका बेटा है। वो लियान से उसकी एज पूछकर कुछ अंदाजा लगाना चाहता था कि इतने में ऊपर से ली बोजे आ जाता है। लियान उससे बहुत अटैच था, उसे अच्छे से मिलता है और वो भी बच्चे को इतना प्यार कर रहा था। तो पता नहीं क्यों चिंग जी के मन में कुछ अजीब सी फीलिंग्स आने लगती हैं। उसे पता चला था कि ये थिएटर ली बोजे का है, वही ऑन करता है और उसी ने इतने सालों से सोजो को सपोर्ट भी किया है। यहाँ पर आने से पहले उसने लोगों के मुंह से काफी बातें भी सुनी थी। लोग लियान के बारे में कहते थे कि इसकी माँ का कोई इनएप्रोप्रिएट रिलेशन है इस थिएटर के मालिक से और ये उसी का ही बेटा है। अब उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये ली बोजे और सोजो का बेटा तो नहीं। और सोजो और ली बोजे भी नहीं चाहते थे कि वो कोई भी कंफ्यूजन क्लियर करे। वो चाहते थे कि वो अपने फ्यूचर में आगे मूव कर जाए। और बस इन्हीं बातों के बीच चिंग जी भी बहुत जज्बाती हो जाता है। वो बोजे को एक पंच भी दे मारता है। अब उसके बाद बोजे एक दफा चिंग यू की कब्र पर जाता है और यहीं पर ही सोजो भी आई हुई थी। वो सोजो को बताता है कि तुम्हारे बचपन से रिलेटेड बहुत सारे वाकयात को मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। और इसके साथ एक शॉकिंग न्यूज उसे पता चलती है कि जब वो छोटी थी तो उसके शहर में उनके घर में एक बच्चा आया था। वो लड़का उस एज में थोड़ा सा ही बड़ा था और सोजो ने उसकी डूबते हुए जान बचाई थी। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि चिंग ही था। लेकिन जब सोजो के मॉम डैड को वो एक बोझ लगा था तो ये बात चिंगी ने फील की थी और उनका घर छोड़ने की कोशिश भी की थी। और फिर थोड़े ही दिन बाद ग्रैंड सोजो के मॉम डैड मर चुके थे। बोजे बताता है कि ये सारा कुछ उसने तब किया था कि जब वो ली फैमिली से भाग गया था और अभी मुरोंग फैमिली में शिफ्ट नहीं हुआ था। उसी बीच उसका भी इनकाउंटर उन्हीं ड्रग्स के साथ हुआ था जिसकी वजह से उसकी मेमोरी इफेक्ट कर गई थी और उसके मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते थे। उसे उस समय की कुछ यादें ज्यादा नहीं है जब वो तुम्हारे शहर में आकर रहा था। सोजो ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसे ये तो पता था कि हम दोनों का नाता बहुत पुराना है, लेकिन इतना पुराना होगा ये उसने सोचा भी नहीं था। अब थोड़ी देर बाद चिंग जी भी उसी ग्रेव पे आता है और जब वो देखता है कि बोजे और सोजो दोनों इकट्ठे मेरे भाई की कब्र पर आए हैं तो उसके मन में फिर से वही वाली फीलिंग्स कंफर्म होने लगती हैं। वो बहुत जेलस हो रहा था और सोजो भी उससे कह देती है कि इतने साल बीत चुके हैं, इतने सालों में तो बहुत कुछ बदल जाता है। अब चिंग जी को इतना गुस्सा आता है कि वो नेक्स्ट ही डे उसी थिएटर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर सोजो काम कर रही थी और कहता है कि इसको मैं अपना ऑफिस बनाऊंगा। ये तब तक के लिए पब्लिक के लिए बंद रहेगा जब तक मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि मुझे तुम पर हमेशा शक रहता है। तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी तभी तो मैं अपने हर इशू में अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाऊंगा। अब बस थिएटर में रहते हुए उस समय चिंग जी की अपने बेटे लियान से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों इकट्ठे पप्पी से भी खेलते थे। चिंग जी उसे बहुत सारी बातें भी सुनाता था। वो एक डॉक्टर था और उसकी इन्फॉर्मेशन से लियान बहुत इम्प्रेस होता था। अभी तो वो उसे अंकल ही कहता था और वो दोनों इकट्ठे बहुत सारी मस्ती कर रहे होते हैं कि सोजो भी ने इकट्ठे देखती है और उसके मन में एक दफा खुशी वाली फीलिंग्स आती हैं कि उसके बेटे को किसी शक्ल में भी सही लेकिन अपने रियल फादर का प्यार तो मिल ही रहा है। अब उसी ड्रग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक दफा चिंगी एक जगह पर जाता है और ये एक तरह से सोजो का होम टाउन ही था। ये उसी एरिया के करीब था। सोजो भी वहीं पर ही पहुंची हुई थी। चिंगी उसे भगाना चाहता था लेकिन वो उससे वादा करती है कि मैं कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगी, क्योंकि उसे भी उन्हीं पिल्स के बारे में जानना था।
यहाँ पर कुछ रास्तों के बारे में चिंग जी के सबकॉन्शियस को अभी भी याद था। सोजो को सब पता तो था, फिर भी उससे पूछती है। वो कहता है शायद बचपन में एक दफा मैं इस एरिया में आया था। एक्चुअली हमारे बहुत सारे दुश्मन थे और उन्हीं में से एक दुश्मन ने मुझे जहर देने की कोशिश की थी और दरिया में फेंक दिया था। लेकिन ये मेरा भाई चिंग यू ही था जिसने मुझ पर गिव अप नहीं किया था। इतने दूर के एरिया से भी मुझे ढूंढ कर निकलवा लिया था, वरना आज मैं जिंदा ना होता। और बस अपने बचपन की दुख भरी कहानी सुना रहा था वो कि इतने में सोजो को उस पर बहुत प्यार आता है। वो उसके करीब आती है, लेकिन फिर एक पपी को सहला कर वहां से चली जाती है कि कितना क्यूट है। अभिनय यहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी सारे क्लूज मिल जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो रात को चिंगी अकेला बैठा स्टडी कर रहा था कि यहाँ पर लियान उसके पास आता है। वो स्टोर रूम से खुद ही कुछ बीन्स उठाकर खा रहा था। चिंगी को भी ऑफर करता है, लेकिन वो देखकर कहता है कि मैं तो ये नहीं खा सकता। चिंगी उससे बातों ही बातों में पूछता है कि तुम्हारे डैड कौन है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते, कभी मिलने नहीं आए? वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अच्छे दिखते हैं और अक्सर वो कोई ना कोई खाने पीने वाली चीज बेचने वाले अंकल ही होते थे जिन्हें वो अपना डैड बनाना चाहता था। चिंगी ये सुनते ही हैरान रह जाता है कि इतने में वो बोलता है वैसे आप भी बहुत हैंडसम है, अगर आप मेरे डैड हो तो भी मैं माइंड नहीं करूंगा। अभी ये बातें चल ही रही थी कि लियान की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे अटैक हो गया था और चिंगी उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। सोजो उसे डांटती उससे पहले ही वो उसे डांटना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम मुझे इससे दूर क्यों कर रही थी। मुझे आज साबित हो चुका है कि ये मेरा ही बेटा है, क्योंकि जो बीन्स ये खा रहा था उससे इसे भी एलर्जी है और मुझे भी। जीन्स को तुम जुटला नहीं सकती। अब सोजो और चिंगी दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। सोजो कहती है कि तुमने तो मुड़कर मुझे पूछा भी ना, तुम तो चले गए अपने बैटल फील्ड पर। क्या तुम्हें पता है कि मैंने 7 साल इसे कैसे पाला है, मेरी क्या कंडीशन रही थी? एक अकेली माँ के लिए इस समाज में रहकर बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है, और अगर मैंने ये कठिन टाइम अभी तक गुजार लिया तो मैं आगे भी गुजार सकती हूँ। पर चिंगी उससे बहुत लड़ता है और कहता है कि मेरा इस पर अधिकार बनता है, मैं इसका बाप हूँ और तुम मुझे इससे जुदा नहीं कर सकती। अब उसके बाद चिंगी ने एक फैसला कर लिया था और इसी बारे में इन्फॉर्म करने के लिए वो मुरोंग फैमिली के पास जाता है। लेकिन आगे जाता है तो उसकी मम्मी की कंडीशन तो बहुत ही खराब थी। वो ड्रंक थी और उनकी पुरानी आदतें अभी तक खत्म नहीं हुई थी। फिर से चिंगी को ताने मार रही थी, लेकिन वो कहने लगता है मैं सिर्फ इतना ही कहने के लिए आया था कि कल मेरी शादी है और अपनी शक्ल दिखाने के लिए थोड़ी देर वहाँ आ जाना। वो हैरान रह जाती है कि तुम शादी कर रहे हो? तो वो मुड़कर कहता है कि अगर आप जैसी इंसान माँ बन सकती है तो मैं तो पिता बन ही सकता हूँ। अब नेक्स्ट डे सोजो काफी परेशान थी। उसकी थिएटर में तैयारियां चल रही थी और वहाँ पर इतने सारे गेस्ट्स भी आए हुए थे। वो सोचती है कि ये कौन सा स्पेशल इवेंट है, और इतने में वहाँ पर चिंगी एंट्री करता है पायलट जी के साथ। सबको ऐसा लगा था कि एंट्री कर रहे हैं तो शायद चिंगी की दुल्हन यही बनने वाली है। सोजो तो उन्हें देखकर बहुत जेलस होती है। वहां से जा रही थी कि चिंगी खींचकर उसे अपने साथ लाता है और कहता है आज खुशी का दिन है, क्यों ना हम दोनों इकट्ठे डांस करें। और डांस करते हुए उससे कह रही थी तुम्हें पता है तुम्हारा भाई इससे प्यार करता था, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? चिंगी कहता है बहुत जेलसी हो रही है ना तुम्हें। और फिर सबके सामने सोजो का हाथ पकड़कर अनाउंस करता है कि ये है रेन सोजो और ये वो लड़की है जिससे मैं शादी कर रहा हूँ। उसके पास वो वेडिंग रिंग भी थी जिसके थ्रू उसने कभी सोचा था इतने सालों पहले कि वो सोजो को प्रपोज करेगा, और आज वो शादी की रिंग के तौर पर उसे वो पहनाता है। लेकिन ये सारा कुछ देखने के बाद मैडम मुरोंग बहुत गुस्सा करती हैं, चिल्लाती हैं कि इसकी शादी तो तुम्हारे भाई के साथ हुई थी, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? लेकिन चिंगी क्लियर करता है कि मेरे भाई के साथ जो दुल्हन बनकर खड़ी थी वो ये नहीं थी, और ऐसी गिरी हुई हरकत मैं कभी कर भी नहीं सकता। अब मम्मी के पास जब कोई जवाब नहीं बचता तो चुपचाप वो वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन जो भी था चिंगी ने फैसला कर लिया था सोजो को मनाने में वो टाइम जाया नहीं करेगा, क्योंकि उनकी जिंदगी के पहले ही इतने साल जाया हो चुके थे। अब उसने फाइनली उसे अपनी पत्नी दुनिया के सामने बना लिया था। बाद में सोजो उसके पास आती है और कहती है ये सब क्या था जो आज तुमने किया? चिंगी कहता है कि ये सब वो था जो मेरे बच्चे का हक है और मैं उसे दिलाना चाह रहा था। वो कहती है कि बच्चे का बहाना बनाकर तुम अपनी मर्जी मेरे पर फोर्स करना चाहते हो, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और जब तुम वापस आए थे तब भी ये 6-7 साल तुमने मुझसे नफरत में ही गुजारे थे, क्योंकि आते ही तुमने बोला था कि काश मैं उस फ्रेंड से मिला ही ना होता। अभी वो दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि इतने में लियान आ जाता है। उसके सामने चिंगी बहुत स्वीट बन जाता है। उसे अंकल बोलता था, वो कहता है कि नहीं मैं ही तुम्हारा फादर हूँ और आज से तुम मुझे डैडी बोलोगे। वो तो बहुत खुश हो गया था, उसे इतना हैंडसम पापा जो मिल गया था। सोजो भी बच्चे की वजह से खामोश रहती है और उनके बेटे की विश थी तो वो लोग एक फैमिली फोटो भी बनवाते हैं।
जबकि उधर हमें जैंग को दिखाते हैं, वो कुछ एक्टिव ड्रग्स के साथ एक इलीगल एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था। और लास्ट टाइम अंकल फैंग की बोट में जो आग लगी थी वो भी इसी कारण थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये शिपमेंट जिसमें इस तरह की हार्मफुल चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचे। और बस इसी की वजह से जैंग की फैमिली को भयंकर नुकसान हुआ था और इतने सालों बाद वो दोबारा से संभल पाए थे। पहले वो लोग शिपमेंट के थ्रू ये सारा कुछ चोरी छुपे स्मगल करते थे, अंकल फैंग को भी पता नहीं चलने देते थे। लेकिन अब उन्होंने ट्रेन का रास्ता अपना लिया था और इस बारे में सोजो को भी पता चल जाता है कि ट्रेन में कुछ इस किस्म का कार्गो सेंड किया जा रहा है जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अब सोजो एक जगह चेकिंग करने के लिए स्टोर रूम में जाती है और वहां पर उसे वही पिल्स भी मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग उसे रंगे हाथों पकड़ने ही वाले थे कि उसे चिंगजी भी दिख जाता है, जो शायद उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए या फिर खुद से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पहुंचा हुआ था। वो उसे बचा लेता है, जबकि बोजे को लग रहा था कि फिर से है टैंक कोई उल्टी सीधी हरकत करेगी। वो एक बॉक्स में बंद हो रही थी कुछ परफॉर्मेंस करते हुए के साथ में ली बोजे को भी ले लेती है और अंदर जाकर ली बोजे उसे कॉफिन में बंद किस कर लेता है। जबकि उधर चिंगजी और सोजो दोनों गार्ड से बचते बचाते एक ट्रेन तक पहुंचते हैं। चिंगी उसे ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन सोजो उसे वहां छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसे वही ट्रेन वाली पुरानी यादें आ रही थी, वो उसे भी अपने साथ ही बिठा लेती है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि अब जैसे भी जो भी, लेकिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ के तौर पर इकट्ठे चल रहे हैं। जबकि उधर जैंग की मार्शल ली से किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। मार्शल ली उसे ये चेतावनी दे देते हैं कि बेशक मुझे तुम्हारे साथ डूबना पड़े, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जबकि ली बोजे चिंगजी को विश्वास दिलाता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और अगर इसमें मेरे डैड भी गलत साबित हुए तो मैं उनको भी जेल में पहुंचाऊंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते हो। और बस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।